जय हिंद साथियों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी के 120 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारा है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं और देखते हैं आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं जिनमें कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, और इस जो 120 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, इसका 21वां प्रश्न है। उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। आंखें भर आना, हमें बताना आंखें भर आना एक मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, या फिर आंख दुखना। तो आंखें भर आना इसका मतलब होता है साथियों भाव विभोर हो जाना। जब कोई अत्यधिक खुशी के पल होते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं, बोलते हैं कि आंखें भर आई, तो मतलब खुशी के पल, भाव विभोर हो गए हम उस पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। तो इन चारों कवियों में से वो कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। संत कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 3 है ये। ऑथोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बैरियर। तो इसकी हिंदी मीनिंग हमें बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र, और वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र है, या वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र है, या नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का या क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। यह है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह है, अंधविश्वास है, भावना है, या फिर भ्रम है? तो इस तरीके के आपको उलझाने वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साथियों रस्सी को सांप समझ लेना यह है एक प्रकार का भ्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। कंठ तालव्य कौन सा है? उ, या फिर उ, रे, श, ए, आई, ए और आ। तो आइए पहले कंठ तालव्य को समझ लेते हैं कि कंठ तालव्य है क्या। अब कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कंठ और तालु, कंठ व तालु दोनों का योगदान लेना पड़ता है। अगर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करें तो हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे कंठ और तालु, हमारे जीभ तालु को भी टच करे और आवाज कंठ से भी आए, ठीक है। तो इन दोनों का योगदान किस वर्ण के उच्चारण में होगा वो हमें बताना, उसी को हम कंठ तालव्य कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए और आई, ए और आई। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब समझ लेते हैं इसको भी कि ए क्यों होगा। देखो ए मिलकर बनता है ए प्लस ई से, ठीक है। ए प्लस यहां पर छोटी ई होगी, इससे मिलकर बनेगा हमारा ए, और आगे ए प्लस आई जो बड़ी ई होगी, इसको इनको मिलाकर बनेगा हमारा बड़ा आई, ए बोलते हैं इसको या फिर आई बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ठीक है। तो कंठ और तालु ई को मिलाकर ए बन रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान भी मिल जाएगा, यानी कंठ और तालु, कंठ तालव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, या फिर विवरण? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों उपदेशक। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो उपदेशक है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 27 है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, या फिर ऊपरी लिखित? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी लिखित। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। जो किस विशेषण से बनी है साथियों? भाववाचक संज्ञा होती है, ये किसी न किसी विशेषण से बनती है। तो हमें बताना जो कालिमा है ये किस विशेषण से बनी है, काल से,
लालिमा से, काला से या फिर कालेपन से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों, कालिमा बनी है काला विशेषण से। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द, ऐसे कोई ऐसे शब्द हो गए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। क्या बताएं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण शब्द। जैसे, अब विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे राम, राम लंबा है, ठीक है, राम लंबा है, तो राम क्या है? एक संज्ञा है। और लंबा राम की विशेषता है कि राम क्या है? लंबा है। तो लंबा यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इनको बोलते हैं विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महानतर, महत्तम, महत्तर या फिर महानतम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों महत्तर। महान का उत्तरावस्था होगी महत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। वाक्य को जरा फिर से पढ़ लेंगे एक बार। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। तो यहां क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो यहां पर है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो रेखांकित शब्द जो है ये धीरे धीरे, इस शब्द को की हमें पहचान करनी है कि ये शब्द है क्या? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो साथियों धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? देखो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो काम हो रहा चलने का, यानी कि क्रिया की क्रिया हो रही है यहां पर, ठीक है, चलने की क्रिया हो रही है। और चल किस प्रकार रहा है? धीरे धीरे। तो इस क्रिया की भी जो विशेषता बताए उसको कहेंगे हम क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। कि तेज चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का हमारा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चील, कुर्सी, पक्षी और राशि। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि पुल्लिंग शब्द की उसमें पहचान करनी थी। तो आज भी इस तरीके का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पक्षी। पक्षी हमारा पुल्लिंग का आवास हो रहा है। पक्षी शब्द से हमारे किस चीज का आवास हो रहा है? पुल्लिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। अब कारक चिन्ह का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कारक चिन्ह हम पढ़ लेते हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। कर्ता ने, इस तरीके से आपको याद करने हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, यहां पर दो चिन्ह आते हैं हमारे, के द्वारा। कर्ता कारक का चिन्ह हो गया ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से और के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। संप्रदान के लिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पे जगह कम है लिखने के लिए, तो आप समझ लेना। संप्रदान जो कारक होता उसका चिन्ह होता के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होने पर, अगर मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये वाला जो से आया ये यहां पर अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो पेड़ से अलग हो रहा है, तो ऐसे ये अपादान से अलग होने पर। संबंध में काकी के, संबंध जो कारक होगा काकी के, नानी ने, रारी रे, इस तरीके के शब्द आते हैं। और संबोधन का आपको पता ही है, ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन होता है, जो चिन्ह होता है ये होता है लास्ट में संबोधन कारक का, ठीक है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? को। कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा जो तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखो ये शब्द जो होते हैं संस्कृत के होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के होते हैं और हिंदी भाषा में एज इट इज यूज किए जाते हैं। ये संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द। तो आंख, नयन, नेत्र या फिर दृग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। यह तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, अनहित शब्द का संधि विच्छेद करने पर
उपसर्गों के रूप में प्राप्त होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उसको कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है प्रत्यय। जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें वो होते हैं प्रत्यय। तो अनहित शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमें कौन सा उपसर्ग प्राप्त होगा? तो साथियों हमें उपसर्ग प्राप्त होगा अन। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अन उपसर्ग हमें प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? अथ शब्द का विलोम कौन सा है? इति, आदि, अंत या फिर प्रारंभ। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने ये वाला सेम क्वेश्चन रखा था। तो अथ शब्द का विलोम होगा इति। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़ना, यहीं पर गलती हो जाती है। तो हमें बताना है अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है। बाकी के 3 अग्नि के पर्यायवाची हैं, एक शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है और उसी की हमें पहचान करनी है। कृषाणु, अनिल, हुतासन या फिर वहिन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा साथियों अनिल। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनिल माने होता है वायु, ठीक है। जो एक होता अनल, आप इसको अनल मत पढ़ लेना। अनल, अनल माने तो आग होता है, अनल माने आग या अग्नि होती है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अनिल जो कि है वायु। तो यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। जो नाग है इसका अर्थ हमें बताना है। रथ, पारा, हाथी या फिर मोक्ष। तो नाग किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा हाथी। नाग हाथी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 39। क्षमा का अर्थ माफी होता है। क्षमा का अन्य अर्थ कौन सा होता है? तो घुमा फिराकर क्षमा का हमसे पर्यायवाची ही पूछा गया है। पृथ्वी, बादल, जोड़ या फिर अमृत। तो साथियों क्षमा का जो अर्थ जो माफी होता है, इसके अतिरिक्त क्षमा का अर्थ पृथ्वी भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है ये। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसको हम क्या कहेंगे? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में टाइप करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके नीचे बताना है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। तो अपना स्कोर हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं साथ में कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में कल। जय हिंद।